हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे, आज है हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम सिर्फ दो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, हेज लॉ एंड बोर्न हैबर साइकिल। फिर उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हैज लॉ कहता क्या है? बहुत ही सिंपल सा लॉ है कि कोई रिएक्शन, मान लो ए है हमारा रिएक्टेंट, बी है प्रोडक्ट। ठीक है, ए से बी डायरेक्टली बन गया तो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन क्या हुई? डेल्टा नोट एच आर। ठीक है, अब मान लो ये तो हुई पहला रास्ता, एक तरीका। ये हो गई सिंगल स्टेप में रिएक्शन। मान लो रिएक्शन जो हो रही है वो मल्टी स्टेप में हो रही है। कैसे? ए से पहले बना सी, सी से फिर बना डी, डी से बना ई और ई से बना है फाइनली हमारा बी। तो ये हैज लॉ का कहने का मतलब है या तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है या फिर रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो, दोनों ही रिएक्शंस की जो हीट कंटेंट है, टोटल हीट है, वो सेम होगी। मान लो ए से बी बन रहा है सिंगल स्टेप में। ठीक है, ए से बी बन रहा है सिंगल स्टेप में, और ए से अगर ए से सी, सी से डी, डी से ई, ई से मान लो एफ, जी, एच और फिर जाके बी बन रहा है। कितनी सारी स्टेप्स में बन रहा है, तो उसकी टोटल हीट कंटेंट, इतने सारे स्टेप्स की टोटल हीट कंटेंट इक्वल होगी इस सिंगल स्टेप के। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच, आपको पता है डेल्टा एच क्या है? हमारा स्टेट फंक्शन है। यानी कि ये डिपेंड नहीं करता कि बीच में कितनी ही स्टेप्स घूम के फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल रिएक्टेंट भी सेम है, अगर मल्टी स्टेप से रिएक्शन हो रही है तो भी रिएक्टेंट सेम है, और प्रोडक्ट भी सेम है सिंगल स्टेप में और मल्टी स्टेप में। तो फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल रिएक्टेंट सेम है। अब चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे रिएक्शन 1000 स्टेप में हो, टोटल हीट कंटेंट सेम होगा दोनों रिएक्शंस का। सिंगल स्टेप में और मल्टी स्टेप दोनों के हीट रिएक्शंस सेम होंगे। ठीक है, देखो, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए रिएक्शन वुड बी सेम रिगार्डलेस, चाहे वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो चाहे वो रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो। इसका कहने का मतलब है आप अपने घर से अपने स्कूल चाहे सीधा जाओ, मतलब बिना रास्ते में कहीं इधर उधर घूमे फिरे, सीधा आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, वो हीट, मान लो आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, उसका हीट ऑफ रिएक्शन मैं मान लेती हूँ डेल्टा नोट एच आर सिंगल स्टेप में। अब दूसरा तरीका क्या है आपके पास? आपका मन क्या, मौज मस्ती करते हुए चलते हैं, तो आप अपने घर से पहुंचे एक शॉप पे, वहां से आपने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे वगैरह ले लिए। फिर उस शॉप से पहुंचे आप कहाँ पे? पार्क में। वहां आपने मस्त खाया पिया। फिर आपका मन क्या, चलो थोड़ा सा और घूम लेते हैं। फिर आप इधर उधर टहलने चले गए। फिर आपने देखा कि नहीं यार, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। फिर फाइनली आप कहाँ पहुंच गए? अपने स्कूल में। तो यानी कि जब आप सिंगल स्टेप की रिएक्शन डायरेक्ट स्कूल गए थे, अब अपने घर से आप पहुंचे शॉप पे, तो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच नोट 1 प्लस शॉप से आप कहा गए थे? पार्क में, डेल्टा एच नोट 2 हीट, आपकी हीट ऑफ रिएक्शन, प्लस आप घूमने फिरने चले गए, डेल्टा एच नोट 3 रिएक्शन, प्लस आप घूमने फिरने के बाद कहा गए? स्कूल में फाइनली, तो डेल्टा एच नोट आ रही है आपकी टोटल हीट। तो कहने का मतलब है कि अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो और रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो, दोनों का हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट सेम होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन का कम होगा हीट कंटेंट एज कंपेयर टू मल्टी स्टेप में हो रही है। नहीं, चाहे आप अपने घर से स्कूल जाओ डायरेक्टली, या फिर आप अपने घर से पार्क में, शॉप पे इधर उधर घूमते फिरते फिर फाइनली स्कूल पहुंचो, तो हीट जो है, टोटल हीट, वो सेम रहेगी दोनों प्रोसेस में। देखिए, जैसे ए से हमने बी बनाया तो उसका हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? डेल्टा नोट एच आर। ठीक है, अब ए से बना सी, ए से बना सी तो हमारा किसके इक्वल हुआ? डेल्टा नोट एच आर 1 हीट लगी। सी से बना डी, डेल्टा नोट एच आर 2 प्लस डी से बना ई, डेल्टा नोट एच आर 3 प्लस ई से फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन गया है डेल्टा नोट एच आर 4। यानी कि इसमें रिएक्टेंट भी सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है।
अब चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है या रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि दोनों की हीट है, जो टोटल हीट है वो सेम होगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मान लो ए कोई रिएक्टेंट है, ए से बन रहा है बी। ठीक है, ए से बन रहा है बी, उसका हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन ए से बी बनने का हमने ले लिया R1। उसका हीट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब उसमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? -x। x माइनस तो समझ में आया ना, माइनस क्यों लगा? क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है तो उसमें डेल्टा एच आर जो होता है रिएक्शन का, हीट ऑफ रिएक्शन कैसी होती है? नेगेटिव में आएगी डेल्टा एच। ठीक है, अब मान लो हमने इस रिएक्शन को कर दिया रिवर्स। ए से जब बी बना तो यहां क्या हुई? हीट रिलीज हुई। यहां क्या हुई? हीट रिलीज हुई। और जब हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी कि जब B से हमारा A बना तो क्या हुआ? वही हीट यहां क्या हो जाएगी? हमने उल्टा ही तो किया है, इसका उल्टा कर दो तो हीट अब्सॉर्ब हुई। यानी कि अगर ये रिएक्शन A से B बनने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो B से जब A बनेगा तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, मान लो A से B बन रहा है, उसका हीट ऑफ रिएक्शन जो है हमने R1 लिया है वो है X। ठीक है, अगर इनके आगे जो भी कोफिशिएंट आएगा, ये क्या है? कोफिशिएंट है। अगर इनके आगे जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको हम इस X से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जैसे मान लो A से B बना तो आपकी 100 मान लेते हैं कि आपकी जो हीट है वो 100 है। ठीक है, इतनी हीट रिलीज हुई। तो 3A से 3 बनने में A से B बना तो 100 हीट रिलीज हुई। ठीक है, 100x मान लेते हैं, चलो 100x हीट रिलीज हुई। तो 3A से 3B बनेगी तो क्या होगी? 300x। 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1/3A से 1/3B बन रहा है तो उस हीट को डिवाइडेड बाय 3 कर दो। सिंपल है। ठीक है, अब देखो एक और चीज है जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से आपको सोल्व करना आना चाहिए। A से B बन रहा है तो हमने इसका हीट ऑफ रिएक्शन लिया 1। C से D बन रहा है तो हमने इसका हीट ऑफ रिएक्शन लिया 2। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको पूछ लिया कि अब इसका बताओ, इसका हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? A प्लस C से बना B प्लस D। अब ध्यान से देखो, जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दूंगी, जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या ये आ जाएगा? करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहां हम एडिशन करते हैं तो A प्लस C दोनों रिएक्टेंट साइड में है, से क्या बन रहा है हमारा? इन दोनों को ऐड कर लो, B प्लस D आ गया। A प्लस C B प्लस D यही आ रहा है। यानी कि दोनों रिएक्शंस को जब हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास हमारी ये फाइनल रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब जब इनका एडिशन हुआ है तो जो इनकी हीट होगी वो भी तो ऐड होगी। A से B बन रहा था तो उसकी हीट कितनी थी? डेल्टा नोट H1 प्लस नेक्स्ट C से जो D बन रहा था उसकी हीट कितनी है? डेल्टा नोट H2। तो फाइनल इस रिएक्शन का हीट क्या हो जाएगा? डेल्टा नोट H1 प्लस डेल्टा नोट H2। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ में आया है सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक बार। हाँ जी, तो थर्मोकेमिस्ट्री का हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं, बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल क्या होती है? बोर्न हैबर साइकिल बच्चे हेज लॉ पे ही बेस्ड होती है। हेज लॉ समझ में आया ना कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो, टोटल हीट कंटेंट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो ये साइकिल बेस्ड होती है हेज लॉ पे। एक्चुअल में इस साइकिल का यूज क्या है? ये क्या साइकिल है? तो देखो,
इस साइकिल का यूज है टू फाइंड द लेटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड तो आपको पता ही है, जैसे NaCl है, ब्रेक करोगे Na पॉजिटिव Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, NaCl है, आयोनिक कंपाउंड है। अब लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस एनर्जी होती है बच्चे किसी भी आयोनिक सॉलिड, जैसे कि NaCl है हमारा आयोनिक सॉलिड है, NaCl को उसके गैशियस आयंस में, NaCl को उसके गैशियस आयंस में, NaCl यानी कि आयोनिक सॉलिड को, याद रखिए आयोनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आयंस में तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज आपका लैटिस एनर्जी। और उस लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू हम उसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये जो साइकिल है वो बेस्ड होती है हेस लॉ पे। अब समझते हैं, देखो सोडियम है Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2, हाफ क्यों लिया? क्योंकि हमें एक मोल NaCl कैसे बनेगा? हमने यहाँ हाफ कर दिया ताकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, NaCl बन जाए। तो NaCl फॉर्म हो गया, फॉर्म हो रहा है तो क्या आएगा? क्या है ये हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। NaCl फॉर्म हो रहा है तो क्या है हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन हमने तो पढ़ा कि क्या है, हमें क्या करना है, आयोनिक सॉलिड, और क्या चाहिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आयंस। आयंस कैसे होने चाहिए? गैशियस फॉर्म में होने चाहिए, तो गैशियस फॉर्म में लाते हैं। अब ये तो भैया सॉलिड है ना, सोडियम तो सॉलिड है, तो कन्वर्ट करते हैं गैशियस फॉर्म में। तो देखिए सॉलिड को बच्चे जब डायरेक्टली हम गैसियस फॉर्म में, गैस में सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब कि सॉलिड डायरेक्टली गैस फॉर्म में आ जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप पढ़ते आ रहे हैं, कैम्फर होता है। वो जो बोल्स होती हैं, कैम्फर बोल्स, नैफ्थलीन बोल्स, उनको क्या कर दिया जाता है, वो अपने आप ही हवा में मतलब अपने आप ही गैशियस फॉर्म में आ जाती हैं। सॉलिड में वो गोलियां होती है ना व्हाइट व्हाइट कलर की, ठीक है। तो देखो सोडियम सॉलिड से Na सोडियम गैशियस फॉर्म में आया, तो क्या हुआ, क्या आएगी यहाँ पे हीट, किसकी, कौन सी हीट आएगी? एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये है SUB यानी कि सब्लिमेशन एंथैल्पी। अब हमें क्या करना है, हमें तो उसके गैशियस आयंस चाहिए भैया। ये जो NaCl है इसके क्या चाहिए हमें? तो गैशियस आयंस चाहिए। अब NaCl का आयन क्या होगा? Na पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि Na सोडियम के पास कितने, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी? 281। समझ में आ रहा है ना? 281 कैसे? 1s2 फिर 2s2, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। और आपका कितना जाएगा? 2p6, कितने हो गए टोटल? 10, और हमारा जाएगा 3s1। इस सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, तो सोडियम भी तो स्टेबिलिटी चाहता है। अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की इसकी टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसकी टेंडेंसी है कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? NaCl के गैशियस आयंस क्या होंगे? Na पॉजिटिव, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। इसे स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है क्लोरीन। तो क्लोरीन पे क्या आ जाता है? -1 चार्ज, ठीक है। तो अब देखो सोडियम सॉलिड था, तो हमें क्या करना है? सोडियम गैस में कन्वर्ट। सबसे पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया तो एंथैल्पी ऑफ यानी हीट ऑफ सब्लिमेशन आ गई, ठीक है। फिर सोडियम गैशियस फॉर्म में तो है, लेकिन हमें गैशियस आयंस चाहिए, तो इसे आयन की फॉर्म में करना है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा स्टेबिलिटी के लिए। तो जब एक न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो दी जाती है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है।
तो सोडियम जब सोडियम पॉजिटिव में जाएगा Na प्लस में, तो यहाँ क्या जाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सोडियम तो चलो भाई ठीक है, गैसियस आयन में आ गया। अब क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन क्या है हमारे पास Cl2, Cl2, और हमने पढ़ा था Cl2 को हम उसके Cl2 है, ऐसे दो क्लोरीन है Cl और Cl, चल क्यों नहीं रहा है, Cl और Cl। ठीक है, तो इसे कैसे ब्रेक करेंगे, इसे ब्रेक जब हम करेंगे तो क्या है कि यहाँ कौन सी एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन का क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या आएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और हमने यहाँ हाफ Cl2 किया है, क्योंकि क्लोरीन हमें एक ही रखना है, तो इसलिए हमने यहाँ Cl कर दिया, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या आ जाएगी 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब ये भी क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में है, ये तो है ही पहले से, तो अब क्या करना है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है तो इसको आयन में कन्वर्ट करना है। क्लोरीन आयन में कैसे कन्वर्ट होगा, इसकी टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस एंथैल्पी को कहा जाता है, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, तो उस एंथैल्पी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा यानी कि न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, रिमूव करता है स्टेबिलिटी के लिए, तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना न्यूट्रल एटम से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है स्टेबिलिटी के लिए, तो उसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इजी है आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब क्या है आपका, अब क्या है हमारे पास आ गए हैं हमारा सोडियम पॉजिटिव गैसियस आयंस चाहिए, सोडियम पॉजिटिव भी आ गया और क्लोरीन नेगेटिव, और दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में। अब यहां से सोडियम पॉजिटिव और Cl माइनस मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, और NaCl कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगी हमारी कौन सी एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो अब हमें सारी जो एंथैल्पीज हैं इनको एडिशन करना है, हमें यहाँ हैज लॉ अप्लाई करना है। हैज लॉ क्या कहता है, हमारा सिंगल स्टेप में बन रहा है Na प्लस हाफ Cl2 बन के हीट ऑफ फॉर्मेशन से NaCl एक सिंगल स्टेप में बन रहा है। ठीक है, सिंगल स्टेप में बन रहा है डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन, और वो जो सिंगल स्टेप में बन रहा है उसकी हीट किसके इक्वल होगी, मल्टी स्टेप में जितनी भी हीट लग रही है वो उसके इक्वल होगी। तो मल्टी स्टेप में कौन कौन सी हीट है, पहले सोडियम की देखते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन यानी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहां लिख दिया हमने, प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें देखते हैं हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहां देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबका एडिशन कर दो, प्लस लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आया, यानी कि जो सिंगल स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था उसकी जितनी हीट है, उसकी जो हीट है वो बाकी मल्टी स्टेप की सारी हीट के इक्वल हो जाएगी। तो मल्टी स्टेप में जितनी भी हीट है सबका एडिशन कर दो और इक्वल रख दो सिंगल स्टेप की हीट के। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, बोन हेबर साइकिल भैया हम पढ़ क्यों रहे हैं, टू फाइंड द लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो लैटिस एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, ये जो है लैटिस एनर्जी इसको यहाँ के यहाँ रहने दो, क्योंकि हमें तो लैटिस एनर्जी निकालनी है, डेल्टा H लैटिस रख दो यहाँ पे, इधर क्या है हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब इस पूरे को डेल्टा H सब्लिमेशन से डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक, इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आऊं इक्वल टू के इधर, यानी राइट हैंड साइड अगर मैं लेके आती हूं इसे, तो ये सारे के सारे प्लस में हैं, इधर आएंगे तो साइन चेंज होगा, तो क्या हो जाएंगे माइनस, और ब्रैकेट में कर दिया मैंने डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी हमारी लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी इसके इक्वल होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन में से ये सारी एंथैल्पीज को माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगी उस आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है,
और लैटिस एनर्जी क्या है? जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक आयोनिक सॉलिड को उसके गैसियस आयंस में ब्रेक करने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। तो बच्चे ये था हमारा लास्ट टॉपिक, थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया हमारा। कोई क्वेरी हो थर्मोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और सर्दी बहुत हो रही है तो बच के रहिए ठंड से। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।